चलिए देखिए साहब, कल तक हमने आपको ये वाली कहानी अच्छे से समझाई थी। ठीक, हमने दो अपने एम्प्लॉय क्लास के ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी। कल हमने मेनली आपको तीन चीजें स्पेशली सिखाई थी: ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल की कहानी अच्छे से हमने आपको बता दी। ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी एंड अ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे इंस्टेंस वर्ड की, जो हमने अभी तक नहीं बात करी। सुनो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंस्टेंस की कहानी। मैं आप बच्चों को लेट अस सपोज कार के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, कि कार ऐसी होती है, उसकी एक छत होती है, चार पहिए होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं कि आप में से किसी ने कभी कोई कार देखी नहीं और मैं आपको कार के बारे में समझा रहा था, तो आप लोग नाक मुंह सुड़ा रहे थे, आपकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आपने कभी कार देखी ही नहीं। और मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, ऐसे होती है, ऐसे होती है। बट जब तक एक बार आंखों से देख ना लो तो वो अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं आपको कोशिश कर रहा था कार के बारे में पढ़ाने, बट अफसोस क्योंकि कार आपने देखी नहीं थी तो आपकी समझ में नहीं आ रहा था यार कैसी होती है, क्या होगा। तो हमने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करी, हमने कहा हे भगवान, यार कुछ करो भगवान जी, मदद करो, बच्चों को कार के बारे में पढ़ा रहे हैं, इन्होंने कभी देखी नहीं तो इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा। भगवान जी ने फौरन हमारी सुन ली और इमीडिएटली एक कार आके खड़ी हो गई। तो मैं जोर से चिल्लाया, ठीक, देखो बेटा, ये कार नामक ऑब्जेक्ट की एक इंस्टेंस हो गई है। देखो, ऑब्जेक्ट जो है ये एक जर्नल टर्म होती है। एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल फिजिकली प्रेजेंस हो जाता है तो वो उसकी एक इंस्टेंस कहलाती है। तो मैं आपसे जोर से चिल्ला के बोला, बेटे देखो ये कार नामक ऑब्जेक्ट की एक इंस्टेंस आ गई। क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा रहा था कि कार एक ऑब्जेक्ट है, उसके चार पहिए होते हैं, छत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक जैसे एक कार आके खड़ी हो गई तो मैं इमीडिएटली बोला, अरे बेटा देखो ये कार नामक ऑब्जेक्ट की एक इंस्टेंस आ गई। फिर भगवान जी जब सुनते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सडनली एक और दूसरी कार आके भी खड़ी हो गई तो मैं बोला, देखो बेटा कार नामक ऑब्जेक्ट की ये दूसरी इंस्टेंस आ गई। तो याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल इंस्टेंस, फिजिकल प्रेजेंस उसकी एक इंस्टेंस कहलाती है। इंप्लॉय इंप्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, अचानक एक इंप्लॉय आ गया तो हम कहेंगे ये इंप्लॉय नामक ऑब्जेक्ट की एक इंस्टेंस आ गई। दो इंप्लॉय आ गए तो इंप्लॉय नामक ऑब्जेक्ट की दो इंस्टेंस आ गई। तीन आ गए तो इंप्लॉय नामक ऑब्जेक्ट की
3 इंस्टेंस आ गई। तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज 1 इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक रूल लिखिए बढ़िया सा प्यारा सा, कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट physical presence of any object is known as physical presence of any object is known as one instance of that object is known as one instance of that object। Physical presence of any object is known as one instance of that object। राइट। अब ध्यान से देखो, हमारे वाले प्रोग्राम में फिजिकली 2 ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ चुके हैं, एक लालू और एक राजू। तो ये एक्चुअली क्या होता है जावा में, हमारी जावा में किसी भी, तो एम्प्लॉय नामक हमने क्लास बनाई, अब 2 एम्प्लॉय मेमोरी में आ गई, यानी कि ये एम्प्लॉय नामक ऑब्जेक्ट की 2 इंस्टेंस फिजिकली मेमोरी में आ गई। यस, तो हमारी जावा में किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक ही बात होती है। ठीक, क्योंकि अगर कार आ गई तो है तो वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही ना, भले उसकी वो एक इंस्टेंस हो, बट उसे ऑब्जेक्ट तो कहा ही जा सकता है ना। यस, तो इस समय हम ये कहेंगे कि राइट नाउ वी आर हैविंग अ 2 इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय क्लास इन अ मेमोरी, क्योंकि एम्प्लॉय एक जनरल टर्म हो गई, एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट हो गया और फिजिकली 2 एम्प्लॉय मेमोरी में आ चुके हैं। तो ये एम्प्लॉय नामक क्लास की एक्चुअली में 2 इंस्टेंस है। आप इन्हें ऑब्जेक्ट तो कह ही सकते हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, बट द राइट वर्ड एंड द टेक्निकल वर्ड इज इंस्टेंस। सो आज के बाद मैं हमेशा ही बात करूंगा कि राइट नाउ वी आर हैविंग द 3 इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। इस क्लास की इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकती है, इस क्लास की इंस्टेंस क्रिएट की जा सकती है। तो इंस्टेंस वर्ड हमेशा याद रखना। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वन इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमारी जावा में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना या उस क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करना एक ही बात होती है, बट द राइट टर्म इज इंस्टेंस, याद रखना। फिजिकल प्रेजेंस है, इस समय 2 फिजिकली ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, तो ये 2 फिजिकल एम्प्लॉय मेमोरी में आ चुके हैं, इसका मतलब ये एम्प्लॉय नामक ऑब्जेक्ट की 2 इंस्टेंस मेमोरी में आ चुकी है। तो लिखिए एक और प्यारा सा रूल, लिखो क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, creating an instance of a class is the same thing creating an instance of a class is the same thing creating an object of a class in Java। creating an object of a class in Java, जावा में किसी क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करना या उसका ऑब्जेक्ट बनाना एक ही बात होती है, हमेशा याद रखना। ठीक, अब आ जाओ वापस। अब ध्यान से देखो बेटे, ये जो हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स हैं, नेम एंड सैलरी, ये जो हमारी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं,
नेम एंड अ सैलरी। जब जब हम क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ये दोनों पैदा हो जाते हैं, जब जब ये इंस्टेंस डिस्ट्रॉय होती है और ये दोनों मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डेटा मेंबर पूरी तरह से क्लास की इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब जब इंस्टेंस क्रिएट होगी ये मेमोरी में आएंगे, जब जब इंस्टेंस डिस्ट्रॉय होगी ये मेमोरी से चले जाते हैं, क्योंकि ये क्लास की इंस्टेंस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई हम इन्हें कहते हैं इंस्टेंस डाटा मेंबर। अब आ गई मेरी बात समझ में। अब हमें असली चीज सीखनी है कि एक ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज को हम अपनी क्लास में एज ए इंस्टेंस डाटा मेंबर डिफाइन करेंगे जब हमें फ्यूचर में क्लास डिजाइन करनी होगी। तो इसका एक प्यारा सा अब आता है असली रूप, लिखो। Always keep those properties of an object always keep those properties of an object as a instance data member of a class. Sir, repeat please. Always keep those properties of an object as a instance data members of a class whose values are changing, whose values are changing for each instance of an object, whose values are changing for each instance of an object. ठीक, अब इसका हिंदी रूपांतरण सुनो। हमेशा ऑब्जेक्ट की उन प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास में एज ए इंस्टेंस डाटा मेंबर डिफाइन करना चाहिए जिनकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट की हर इंस्टेंस के लिए वेरी करती हो। जैसे एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय का नाम अलग होगा, सैलरी अलग होगी, एड्रेस अलग होगा, डेजिग्नेशन अलग होगा। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। क्योंकि इनकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है तो इनको मेमोरी में भी सबको अलग अलग मेमोरी देनी पड़ेगी इन सारे प्रॉपर्टीज को, और अलग अलग मेमोरी देनी है तो हमने देखा इंस्टेंस डाटा मेंबर को बार बार मेमोरी दी जा सकती है। तो हो गया ना मैचिंग मैचिंग। क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मेमोरी में लाऊंगा तो उसके लिए नाम उसका अलग है, उसको अलग मेमोरी दूंगा, सैलरी को अलग, डेस्टिनेशन। दूसरे की ये इंफॉर्मेशन लाऊंगा तो उसको अलग मेमोरी दूंगा, उसका डेटा अलग रखना होगा मेमोरी के अंदर। तो मैंने देखा इंस्टेंस डाटा मेंबर को बार बार मेमोरी दी जा सकती है। तो ये हो गया ना बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। तो बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से चेक कीजिए कि आपकी क्लास, आपके ऑब्जेक्ट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू हर एक इंस्टेंस के लिए या हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वेरी करेगी। तो बस उन्हें इंस्टेंस में बना दीजिए जिससे कि उन्हें हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी में लाया जा सके और सबकी वैल्यू अलग अलग मेमोरी में रखी जा सके। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, जैसे पेन है, क्लास पेन, तो पेन का कलर सबका अलग हो सकता है, पेन की हाइट अलग हो सकती है, विड्थ अलग हो सकती है, कंपनी अलग हो सकती है, एंड दैट्स इट। तो वो सारी चीजें, जिन वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग हों, वेरी करें, उन्हें उठा के अपनी क्लास में बना दीजिए इंस्टेंस डाटा मेंबर। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से।
चलो जरा अब चलते हैं इंस्टेंस फंक्शन की तरफ। अब हम चलते हैं इंस्टेंस फंक्शन की तरफ। ये देखो, आप ये दो फंक्शन देखेंगे, मैंने इन दोनों को यहां पर दो दो बार कॉल किया, लेकिन जब जब मैंने इन फंक्शंस को कॉल किया है तब तक मैंने इन्हें क्लास की इंस्टेंस के साथ एसोसिएट किया है, इन्हें मैंने कभी डायरेक्ट कॉल नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी कहीं ना कहीं क्लास की इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। आप देखो, मैं इन्हें डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्लास की इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें भी कहा जाता है इंस्टेंस फंक्शन। अब मैं काम करूंगा, इस चीज को साबित करके दिखाऊंगा कि ये दो फंक्शन बिना इंस्टेंस के एसोसिएट किए बगैर चलाए नहीं जा सकते। तो इसीलिए इन्हें भी इंस्टेंस फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये क्लास की इंस्टेंस पे डिपेंडेंसी रखते हैं। और फिर ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट के कौन से बिहेवियर को आपको अपनी क्लास में इंस्टेंस फंक्शन बनाना चाहिए। ठीक, तो मैं काम करता हूं, इन दोनों फंक्शन को डायरेक्ट चलाऊंगा बिना इंस्टेंस के साथ एसोसिएट किए बगैर। मैं इन्हें इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं करूंगा। तो एक तब जब मैं इंस्टेंस बनाऊंगा ही नहीं, इन्हें डायरेक्ट चलाने की कोशिश करता हूं, फिर इंस्टेंस बनाने के बाद भी इन्हें डायरेक्ट चलाऊंगा, इन्हें इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं करूंगा। तो अगर ये दोनों ही केस में नहीं चले तो इसका मतलब है ये इंस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, केवल और केवल इंस्टेंस के साथ एसोसिएट करने पर ही चलेंगे। और अगर ये बिना इंस्टेंस के एसोसिएट किए बगैर ही चल जाते हैं, इसका मतलब ये इंस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं रखते। चलो करके देखते हैं। मैं इन्हें हटाता हूं यहां से। ये मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि अभी मैं इन्हें चला रहा हूं बिना कोई इंस्टेंस क्रिएट किए। तो यहां से हटा दिया मैंने, यहां से हटा दिया, तो ये सब मेमोरी एरिया भी मैं रिमूव कर देता हूं। क्योंकि अभी कोई इंस्टेंस है ही नहीं, तो इंस्टेंस है ही नहीं, तो ये सब एरिया भी हटा देता हूं। ये रेफरेंस वेरिएबल भी हटा देता हूं, लाइक दिस। ठीक है, यहां वापस आता हूं और सीधा यहां पे बिना कोई इंस्टेंस बनाए गेट फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूं। मैंने चलाया गेट, यहां पे सीधा डायरेक्ट बिना कोई इंस्टेंस बनाए, इसमें डाला लालू कॉमा, इसमें डाला 101 और सेमीकोलन, इसे ऐसे डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करें। मान लेते हैं फॉर अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कि चल गया, लेटर सपोज ये चल गया, मान लेते हैं, तो लालू आएगा S1 में, 101 आएगा S2 में, और यहां से कॉपी किया जाएगा नेम और सैलरी में। भाई नेम और सैलरी भी पैदा ही नहीं हुई। अरे जो चीज पैदा नहीं हुई तो आप उसे यूज कैसे कर लेंगे? तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि नेम और सैलरी तो आपने पैदा ही नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि ये जो फंक्शन है ना गेट, ये अपने अंदर उन चीजों को यूज कर रहा है, ये अपने अंदर उन चीजों को यूज कर रहा है जो इंस्टेंस से पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको चलाने से पहले हमें इंस्टेंस क्रिएट करनी ही पड़ेगी, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचती, क्योंकि गेट फंक्शन अपने अंदर उन चीजों को यूज कर रहा है जो कि इंस्टेंस से क्रिएट होती है। तो गेट चलाने से पहले क्या करो, इंस्टेंस बनाओ जिससे वो चीजें पैदा हो जाएं और गेट फंक्शन उन्हें आसानी से यूज कर सके। मतलब आप इसे डायरेक्ट बिना कोई इंस्टेंस बनाए चलाने की सोच भी नहीं सकते। जैसे कार हमारी इंजन से चलती है, तो कार बनाने से पहले इंजन बनाओ भाई, क्योंकि कार उस इंजन को यूज करेगी। जब इंजन ही नहीं होगा तो कार बना के क्या करोगे? बैलगाड़ी थोड़ा बनानी है, बैल से थोड़ा खिंचवानी है उसे। ठीक, तो इसका मतलब हम इन्हें डायरेक्ट नहीं चला सकते बिना कोई इंस्टेंस बनाए। अब मैं इंस्टेंस बनाने के बाद इसे डायरेक्ट चलाने की कोशिश करता हूं कि ये डायरेक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है, एक इंस्टेंस बना लेते हैं बेटे।
ये क्रिएट करी हमने, और फिर से कल वाली कहानी, न्यू ऑपरेटर चलेगा, क्लास का नाम उठाएगा, इस क्लास में जाएगा, इसमें जितने इंस्टेंस डाटा मेंबर हैं उनका एक साइज कैलकुलेट करेगा, फिर हीप एरिया में जाएगा और वहां जाके ऐसे एक बफर तैयार कर देता है। ठीक के साथ, और फिर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं नेम और सैलरी। चलो नेम भी पैदा हो गया और सैलरी भी, और फिर आप जानती हैं फिर एक रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में जाके पैदा हो जाएगा। रेफरेंस आईडी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। ठीक है, चलो गुड, ये लाइन हो गई, बट हमें फंक्शन अभी भी डायरेक्ट ही कॉल करना है। अब मैं यहाँ पर गेट को फिर से कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने फिर से गेट चलाया मेन के अंदर, फिर से मैंने कहा लालू कॉमा, फिर से मैंने इसमें डाल दिया 101। मान लेते हैं, एक बार को फिर से सोच लेते हैं कि चल ये फंक्शन फिर से चला, तो लालू किस में आ गया, S1 में, 101 किस में आ गया, S2 में। अब ये कॉपी करेगा नेम और सैलरी में, और नेम और सैलरी इस समय पैदा हो चुके हैं, मगर ये गेट यहाँ तक आएगा कैसे बेटे? इसको तो इस ऑब्जेक्ट का कोई अता पता ही नहीं मालूम, ये यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? और क्या गारंटी है बच्चों, क्या गेट चलने से पहले एक ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में हो सकता है? क्या दो इंस्टेंस मेमोरी में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। लाइक दिस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास फिर दो आ जाएंगे ऐसे ऑब्जेक्ट, दो इंस्टेंस मेमोरी में आ जाएंगे ऐसे। एक और नेम पैदा हो जाएगा, एक और सैलरी पैदा हो जाएगी, दैट्स इट। अब देखो दो हो गए, दो मेमोरी में आ चुके थे, और उसके बाद अगर मैं गेट चलाता हूँ तो बताइए ये गेट इसके डब्बे पे जाएगी, इसके डब्बे पे जाएगी, ये किसी भी डब्बे पे नहीं जाएगा। तो मेमोरी में है ना एक डब्बा, एक बफर ही होता है ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ डब्बा, नथिंग एल्स। बॉक्स है जिसके अंदर जाके इंस्टेंस डाटा मेंबर को मेमोरी मिल जाती है, इट इज लाइक अ बॉक्स। ठीक है बेटा, तो ये किसी के पास नहीं जा पाएगा, ये अभी भी नहीं चल सकता जब तक कि मैं, अब अगर मैं इसको इवन से एसोसिएट कर दूं तो ये इवन के डब्बे पे जाके वैल्यू डाल देगा, और अगर मैं इसे E2 से जोड़ दूंगा तो E2 के डब्बे पे जाके डाल देगा। तो हमने देखा बड़ी आसानी से कि ये जो फंक्शन है हमारे, दोनों के दोनों बिना रेफरेंस आईडी के एसोसिएट किए बगैर डायरेक्ट नहीं चल पा रहे, ना तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ना ऑब्जेक्ट बनाने के बगैर। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन पूरी तरह से क्लास की इंस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जब तक आप इन्हें क्लास की इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं कराते, ये नहीं कॉल होते। ठीक है, तो हमने ये साबित करने की कोशिश करी, इसीलिए इनका नाम भी क्या रखा गया बेटे, इंस्टेंस फंक्शन रखा गया। अब आती है असली कहानी कि एक ऑब्जेक्ट के कौन से बिहेवियर को
आप अपनी क्लास में इंस्टेंस फंक्शन बनाएंगे। लिखिए इसका एक शानदार रूल, देखो, ऑलवेज कीप दोज बिहेवियर्स always keep those behaviors always keep those behaviors of an object, always keep those behaviors of an object as a instance member function of a class as a instance member function of a class as a instance member function of a class which are performing a task for an object only, which are performing a task for an object only। मतलब समझो अब इसका, ठीक। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसे बिहेवियर को अपनी क्लास में इंस्टेंस फंक्शन डिफाइन कीजिए जो जब भी काम करेंगे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम नहीं करेंगे। जैसे मेरा क्लाइंट कहता है कि यार मेरे को इस सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटी दो जिसके थ्रू मैं जब चाहूं, जब मर्जी चाहूं, जिस मर्जी चाहूं एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकता हूं, मगर पर्टिकुलर एक की सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूं। कहता है जब मैं जब मर्जी चाहूं, जिस मर्जी चाहूं एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकूं, उसके इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकूं, मगर पर्टिकुलर एक के, सबके नहीं कैलकुलेट करना उसे। वो एट ए टाइम किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता है, वो एट ए टाइम किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी निकालना चाहता है, या उसकी अटेंडेंस कैलकुलेट करना चाहता है, या उसका अटेंडेंस, ठीक, पर्टिकुलर एक के लिए। तो आप ऐसे सारे फंक्शन को जब भी कोई ऐसी फंक्शनलिटी ले, उठा के अपनी क्लास में इंस्टेंस फंक्शन बना दो, क्योंकि इंस्टेंस फंक्शन सिर्फ एक ही इंस्टेंस से चलता है, और जिस इंस्टेंस से चलता है उसी के डाटा मेंबर उसमें यूज भी हो जाते हैं, दैट्स इट, तो उसी का काम हो जाता है। तो E1 से जोड़ोगे तो E1 के लिए काम करेगा, E2 से जोड़ोगे तो E2 के लिए काम करेगा, E3 से जोड़ोगे तो E3 के लिए काम करेगा। तो इंस्टेंस फंक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से ही कॉल होता है, और ये उसी के लिए काम भी करता है। तो बस हो गया ना मैचिंग, कि जब भी ऐसा कोई बिहेवियर आपको दिया जाए जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करता हो, पर्टिकुलर एक इंस्टेंस के लिए काम करता हो, ऐसे बिहेवियर को जाके आप अपनी क्लास में बड़े अच्छे से इंस्टेंस फंक्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक साहब, तो अभी तक हमने आपको सिखाया व्हेन टू मेक अ इंस्टेंस डाटा मेंबर एंड व्हेन टू मेक अ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। सिंपल है कि वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सबके लिए वेरी करे, चेंज करे, उन्हें आप बना दीजिए इंस्टेंस डाटा मेंबर, और वो बिहेवियर जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हो उन्हें बना दीजिए आप इंस्टेंस फंक्शन। ठीक, अब चलते हैं हम तीसरी तरफ, एंड दैट इज व्हाट हम बात करते हैं इस समय। पहले स्टैटिक डाटा मेंबर की कहानी सुनाते हैं आपको, और फिर हम आपको कहानी सुनाते हैं स्टैटिक फंक्शन की कहानी। चलो जरा बात करते हैं पहले स्टैटिक डेटा मेंबर की कहानी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने जब आपको 2-3 दिन पहले एक क्लास की डेफिनेशन लिखवाई थी, तो लिखवाया था कि क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास हमेशा सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होती है।
उन ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, नहीं तो वो क्लास की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करने वाले। अब आप जरा हमारी वाली क्लास देखिए। इस क्लास को देख के आप में से किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपने जो क्लास बनाई है क्या ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है? मैंने कहा हाँ बेटा, हमने जो क्लास बनाई है ये एम्प्लॉय को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये क्लास बनाई है। फिर आपने हमसे पूछा सर क्या आप बता सकते हैं ये जो एम्प्लॉय क्लास है ये कौन सी कंपनी के एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मैं अपनी क्लास को देख के आपको बता सकता हूँ? ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। फिर आपने कहा अच्छा ये बता दीजिए सर ये जो क्लास है ये कौन सी सिटी के एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है? ये कौन सी सिटी के एम्प्लॉय को? ऐसा भी नहीं बता सकता। फिर आपने पूछा यही बता दो, लेकिन ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हुआ मेरी इस एम्प्लॉय क्लास से दुनिया के किसी भी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर दुनिया का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे आ गया, हाय राम, इसका मतलब तो यहाँ पे रैंडम एम्प्लॉयज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्लास की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी। वर्ड के किसी भी एम्प्लॉय को इससे रिप्रेजेंट कर दो, ये तो फिर गलत हो गया ना भाई। ये तो क्लास की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रही अभी मेरी क्लास, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटीज नहीं होंगी तब तक आप उस ग्रुप को क्लास कह ही नहीं सकते। यहाँ तो कोई भी एम्प्लॉय आ सकता है, किसी भी कंपनी का आ सकता है, किसी भी कंट्री का आ सकता है, किसी भी स्टेट का आ सकता है। तो इसका मतलब तो ये वाली अभी हमारी जो क्लास है वो एक्चुअल क्लास की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। अभी मुझे इस क्लास में एम्प्लॉय की कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम हो, जिससे ये सारे एम्प्लॉय में कुछ सिमिलरिटीज आ जाए और ये क्लास की डेफिनेशन को फुलफिल करें। ठीक, तो मुझे कोई ना कोई एम्प्लॉय की ऐसी प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ेगी। हाल में हमने कहा कंपनी नेम ले लेते हैं। ठीक, तो हमने अपनी क्लास में क्या करें, अब वो डेटा में एक और प्रॉपर्टी लेंगे तो वो हमारी क्लास में एज ए डाटा मेंबर जाएगा। तो हमने अपनी क्लास में उसे डिफाइन किया, और कंपनी नेम तो स्ट्रिंग टाइप का होता है। स्ट्रिंग टाइप का, और हमने दे दिया उस वेरिएबल का नाम सी नेम। चलो डिफाइन कर दिया हमने, तो 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी एम्प्लॉय आएंगे सबकी कंपनी सेम रखेंगे, ऑब्वियसली सेम ही रखेंगे तभी सिमिलरिटी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम कह सकते हैं सारे टीचर्स के एम्प्लॉय हैं उनको मैनेज करने का, एचसीएल के एम्प्लॉय हैं उनको मैनेज करने का, तो कंपनी सबकी सेम होनी चाहिए तभी एक क्लास कहलाएगी। चलो ठीक है। अब क्योंकि अब हमारी क्लास में 3 डाटा मेंबर हो गए, तीनों इंस्टेंस हैं, तो फिर हमने एक काम किया, अब हमें अपने गेट में भी 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं। स्ट्रिंग S3, ये लीजिए सर। अब जब भी ये फंक्शन चलेगा इसमें एक नाम आएगा, सैलरी आएगा और कंपनी का नाम आएगा, तो फिर सी नेम में यहाँ वैल्यू असाइन भी कर देता हूँ। सी नेम इज इक्वल टू आई सेट S3। चलो साहब वैल्यू भी असाइन कर दी मैंने, साथ साथ प्रिंट भी करा देता हूँ इसके अंदर। सो हमने लिखा SOP और इसमें दे दिया सी नेम। ठीक, चलिए अब एम्प्लॉय क्लास के जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इस समय 3 इंस्टेंस डाटा मेंबर हैं, तो उस डब्बे के अंदर ऑब्जेक्ट के बफर के अंदर इन तीनों को मेमोरी मिलनी चाहिए। चलो बनाते हैं। हमने लिखा EMP E1 इज इक्वल टू न्यू EMP E1 इज इक्वल टू न्यू EMP। तो भैया चलिए मेमोरी में जाके डब्बे बनाते हैं।
ना पहला डिब्बा बनाते हैं। इसका रेफरेंस इवन में चला ही गया, आप देख ही रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। अब इसमें 3 डाटा मेंबर पैदा होंगे। नेम पैदा हो जाएगा जिसमें हम डालने वाले हैं लालू, अभी आपके सामने। दूसरा सैलरी, जिसमें हम डालने वाले हैं 101। तीसरा हमारा सी नेम, और जिसमें हमने डालने वाले हैं टीसीएस का। और ये डालेंगे कैसे, चलो डाल लेते हैं। यहाँ पर इवन से गेट चला लेते हैं। सो इवन डॉट गेट पहला लालू, दूसरा 101 और तीसरा टीसी, लाइक दिस। तो लालू S1 में आएगा, 101 S2 में आ जाएगा, और ये तीनों वैल्यूज में जाके असाइन हो जाएंगी। जैसे हम प्रिंट भी करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीनों वैल्यू हमारी प्रिंट भी हो जाएंगी। E1 डॉट चलिए अब एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स से E2। E2 इज इक्वल टू न्यू EM, एक और बना लिया, उस पर भी गेट चला लेते हैं। E2 डॉट, और इसका नाम दे देते हैं राबड़ी आंटी, कॉमा सैलरी 51 रुपए, कॉमा, बट कंपनी तो इसकी भी टीसीएस लेनी पड़ेगी। अगर कंपनी बदल दी तो फिर कोई और प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी भाई, तभी तो कहेंगे ये दोनों एक ही कंपनी में एम्प्लॉई है, इनमें सिमिलरिटी आ जाएगी और हमारी क्लास की डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने ले लिया टीसीएस, और इसे भी प्रिंट E2 डॉट शो। मेमोरी एरिया में भी चलते हैं जरा, एक और बफर बना लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रेफरेंस इसका जा ही रहा है अपने आप E2 के पास। ठीक है, इसमें भी नेम आ गया, नेम इक्वल टू इस बराबरी, दूसरा सैलरी 51 रुपए, तीसरा सी नेम, और ये आएगा टीसीएस। बस यहीं से इनका मत्था थोड़ा सा ठनक गया। इन्होंने देखा सी नेम ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम रहनी है। तो अगर मैं इस तरीके से 100 भी एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊं तो सबका कंपनी नेम क्या आएगा, टीसीएस ही आएगा। उन्होंने कहा यार इसकी वैल्यू तो सबके लिए सेम रहनी है, तो क्यों हम इसे बार बार मेमोरी दे रहे हैं, क्यों ना हम एक काम करें, इस डेटा मेंबर को केवल एक बार मेमोरी दे दें और उसमें टीसीएस डाल दें, फिर ऑब्जेक्ट पैदा होते रहेंगे, सारे वहीं से शेयर करते रहेंगे। इससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा सेव हो जाएगी, क्योंकि है तो वैल्यू सबके लिए सेम ही, इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू वेरी तो करनी नहीं। तो क्यों ना इसे एक बार मेमोरी देके सारे के सारे ऑब्जेक्ट को इसे शेयर करा दिया जाए, तो बात बन जाएगी। इससे मेमोरी बहुत सेव हो जाती है। मान लिया एक टीसीएस अगर 10 बाइट में आता है, एक टीसीएस, और आपने 100 ऑब्जेक्ट बना दिए तो 1000 बाइट लग गई, और वही काम अगर 10 बाइट से हो जाता है तो 990 बाइट आपकी सेव हो जाती है भाई। बात तो सही है, आइडिया तो इनके दिमाग में अच्छा आ गया कि भाई क्यों ना इस डेटा मेंबर को एक बार मेमोरी दे दो।
ठीक, और फिर सारे ऑब्जेक्ट से उसे शेयर करा दो, सबको टीचर भी मिल जाएगा और इसे मेमोरी, हमारी मेमोरी भी सेव हो जाएगी। अभी सिर्फ आइडिया आया है, अब इसे इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करें? तो उन्होंने देखा मेमोरी तो हम केवल दो तरीके से दे सकते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया, या तो स्टैटिकली या डायनेमिकली। अभी जो मेमोरी दे रहे हैं डायनेमिकली, डायनेमिकली देना चाहते नहीं, तो बचा क्या उनके पास? स्टैटिकली। स्टैटिकली का मतलब है क्लास के लोडिंग टाइम पे ही इसे मेमोरी दे देना। और जैसे उन्होंने ऐसा सोचा, उनकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई, क्योंकि क्लास के लोडिंग टाइम पे जब भी मेमोरी मिलती है जिस भी पोर्शन को, उसे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार मिलती है, और ये देना भी एक ही बार चाहते थे। इसलिए तो कल मैंने ये रूल पढ़ाए थे अच्छे से, जिससे आगे मैं इन्हें यूज करूं तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस काम हो गया। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो डेटा मेंबर जिसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहने वाली है, उसे क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी देंगे। क्लास के लोडिंग टाइम पे, यानी कि मेन के भी चलने से पहले उसे मेमोरी मिल चुकी होगी, क्योंकि क्लास के लोड होने के बाद चलने वाला पहला फंक्शन मेन होता है। ठीक, चलिए ठीक है। और जिसकी वैल्यू सबके लिए वेरी करेगी, उसको हम ऑब्जेक्ट से मेमोरी दे देंगे, यानी कि प्रोग्राम के चलने के बाद मेमोरी देंगे। मगर यारो, मेमोरी देने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो जेवीएम की है। अब जेवीएम को कैसे पता लगे कि क्लास के कौन से डेटा मेंबर को लोडिंग टाइम पे मेमोरी देनी है और कौन से डेटा मेंबर को रन टाइम पे ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे मेमोरी देनी है? ठीक, क्योंकि अब ये डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखेगा। ऑब्जेक्ट के आने से ना ये मेमोरी में आएगा, ऑब्जेक्ट के जाने से ना ये जाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बनने के पहले ही मेमोरी में आ चुका होगा, क्योंकि ये तो क्लास के लोडिंग टाइम पे आ जाता है और सारे फंक्शन क्लास के लोड होने के बाद चलाए जाते हैं। तो यानी कि अब इस डेटा मेंबर की ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रही, ना तो ये ऑब्जेक्ट के आने से आता है ना ऑब्जेक्ट के जाने से जाता है। बट समस्या ये थी कि हमारे जेवीएम साहब कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन से डेटा मेंबर को क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी देनी है और कौन से डेटा मेंबर को रन टाइम पे ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर मेमोरी देनी। ठीक, तो यहां से उन्हें रिक्वायरमेंट आई एक यूनिक आइडेंटिफायर की। समझ लो, जेवीएम कहता है भाई जिस भी डेटा मेंबर को मुझसे क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी दिलवाना चाहते हो, प्लीज उसे एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दो। जिसके पीछे भी वो आइडेंटिफायर लगा होगा, उसे मैं क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी दे दूंगा, और जिसके पीछे नहीं लगा होगा उसको मेमोरी में ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे दे दूंगा। वरना मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं किसको मुझे लोडिंग टाइम पे मेमोरी देनी है और किसको मुझे रन टाइम पे? तो जब एक आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा इस डाटा मेंबर को हम स्टैटिकली मेमोरी देने वाले हैं, तो फिर स्टैटिक से बढ़िया तो आइडेंटिफायर बन ही नहीं सकता। तो यहां से जावा में जन्म हुआ स्टैटिक कीवर्ड का, कि कहा जिनको क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी दिलवानी है, जिन डाटा मेंबर को केवल एक बार मेमोरी दिलवानी है, उनको आप स्टैटिक बना दीजिए। तो जेवीएम जब क्लास लोड करेगा, जिनके पीछे स्टैटिक कीवर्ड लिखा मिलेगा, उन्हें क्लास के लोडिंग टाइम पे ही मेमोरी दे देगा, इवन बिफोर कॉलिंग द मेन मेथड, मेन के भी चलने से पहले। अब आगे हमारी कहानी समझ में, तो अब हमें इसे कैसा बना देना चाहिए, जाके स्टैटिक बनाना चाहिए। तो चलो इसे दोबारा से रीडिफाइन करते हैं। स्टैटिक स्ट्रिंग सी नेम, और हमने फिलहाल यहीं पर इसमें टीसीएस डाल दिया। आइए बताते हैं। से निकाल, हमने फिलहाल यहीं पर भी डाल दिया है टीसीएस। हमने ऐसा क्यों किया? हमें परमिशन दी गई है कि आप स्टैटिक डाटा मेंबर को क्लास लेवल पर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स को क्लास लेवल पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या था? देखो बेटे, अगर हम इसे यहां इनिशियलाइज नहीं करते तो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके लिए टीसीएस लेंगे, जा लेंगे तो इसी डब्बे में,
फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके लिए भी कीबोर्ड से लेंगे, टीसीएस डालेंगे तो इसी वेरिएबल के अंदर। तो बार बार सेम कंपनी का नाम कीबोर्ड से लेके एक ही वेरिएबल में बार बार ओवरराइट कराने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसे मेमोरी तो एक बार मिलेगी। पहला एम्प्लॉय आया, उसके लिए आपने कंपनी का नाम पूछा, टीसीएस कीबोर्ड से डाल दिया इसी वेरिएबल में। दूसरा आएगा वो भी इसी में डालेगा, तीसरा आएगा वो भी इसी में डालेगा, चौथा आएगा वो भी, क्योंकि इसको मेमोरी तो केवल आप एक ही बार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वैल्यू सबके लिए सेम रहनी है यार, तो इसे बार बार कीबोर्ड से हर ऑब्जेक्ट के लिए लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सारे के सारे सेम ही एंटर करेंगे और वो सेम ही लोकेशन पे जानी है। तो क्यों ना इसे क्लास लेवल पर ही इनिशियलाइज कर दिया जाए कि जैसे ये पैदा होगा, पैदा होते ही टीसीएस आ जाएगा, फिर मेन चलेगा, ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे और इस वैल्यू को एक्सेस करते चले जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने हमें स्टैटिक डाटा मेंबर्स को क्लास लेवल पे इनिशियलाइज करने की परमिशन दे दी। ठीक, अब जब हमें क्लास लेवल पे परमिशन मिल ही गई है तो यहां से हटा देता हूं। हाँ, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे यहीं बंद कर देता हूं। उसके बाद अब यहां पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बार बार इसकी वैल्यू यूजर से लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबके लिए रहनी तो सेम ही है। इसे यही बंद कर देते हैं। इसे भी यही बंद कर देते हैं। लेकिन अब अगली कहानी, तो अब इसे डब्बे के अंदर तो मेमोरी दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे तो ये मेमोरी में आ ही नहीं रहा, तो फिर इसे मेमोरी कहाँ देंगे साहब, क्योंकि अब इसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पे तो रही नहीं, ये तो मेन के चलने से पहले ही मेमोरी में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट तो मेन में जाके बनते हैं। ठीक, तो इसे मेमोरी दिया गया कहा, एक और मेमोरी एरिया में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जेवीएम के सेक्शन बताए थे, उसमें एक एरिया था क्लास इंफॉर्मेशन एरिया, जिसके 3 सेक्शन थे। एक था हमारे पास मेथड एरिया, एक था कनेक्शन पूल, एक पूल, और एक था क्लास इंफॉर्मेशन एरिया विच इज पैरेलल टू मेथड एरिया। तो ये जितने भी स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, इन्हें जो मेमोरी मिलती है वो मिलती है क्लास इंफॉर्मेशन एरिया के अंदर, विच इज पैरेलल टू मेथड एरिया, जो मेथड एरिया के पैरेलल में आता है। क्लास इंफॉर्मेशन एरिया। तो जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड होगी, ये स्टैटिक डाटा मेंबर पैदा हो जाएगा और इसे मेमोरी मिल जाएगी कौन से एरिया में, क्लास इंफॉर्मेशन एरिया के अंदर। ठीक है जनाब, और यहाँ पे आ जाएगा सी नेम और यहाँ आ जाएगा टीसीएस। लाइक दिस। और उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट बना। अब वो जैसी शो चलाएगा तो शो मेथड क्या करेगा, नेम और सैलरी तो यहां से उठाएगा, बट जब वो टीसीएस को एक्सेस करने जाएगा तो अपने आप यहीं से इवन टीसीएस की वैल्यू उठा लेगा। ठीक है साहब, और प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब आप E2 से भी गेट चलाएंगे और आप E2 से शो भी चलाएंगे, जो आपने चला भी रखा है लाइक दिस। तो फिर जब आप E2 से शो चलाएंगे तो ये E2 भी इसको एक्सेस करने कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे एक्सेस। ठीक, अब आप ऐसे 100 ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, सब पे शो चलाते जाओ, सबकी सैलरी, सबकी कंपनी में टीसीएस आता जाएगा, लेकिन उसे मेमोरी केवल एक ही बार में। ठीक, और यही हम चाहते भी थे, यही हम चाहते भी थे। ठीक है जनाब, तो जिसको आप स्टैटिक बना दोगे उसे मेमोरी एक बार दी जाती है। इवन आप चाहो तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते। मैं ऑब्जेक्ट बना के सीधा सीधा डॉट लगा के भी इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। मैं सीधा भी यहां पे भी लिख सकता हूं SOP
E1 डॉट सी नेम, ये अभी भी एक्सेस फंक्शन से तो करा ही सकता हूं, इसे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। SOP E2 डॉट सी, अभी भी दोनों के दोनों जाएंगे उसी लोकेशन पे क्योंकि मेमोरी तो एक ही बार मिली है। इवन हम क्लास के इंस्टेंस डाटा मेंबर को भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहूं तो सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकता था, E1 डॉट नेम इज इक्वल टू रीड लाइन। इससे सीधी सीधी वैल्यू मेरे इसी के नेम में आ जाती, मुझे गेट फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट मैं E2 डॉट सी नेम भी कर सकता हूं तो वो उसके डब्बे में चली जाती, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इंस्टेंस डाटा मेंबर को वाया सम फंक्शन ही एक्सेस करना पसंद करते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये होता है, अगर मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू लूंगा, अब मैंने नाम में मान लिया 1 2 3 डाल दिया, तो ये तो सीधा डेटा मेंबर में जाके 1 2 3 स्टोर हो गया, यानी कि मेरी तो रॉन्ग वैल्यू डाटा मेंबर में चल गई, आगे की तो सारी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी। इसलिए पहले हम उन्हें एक फंक्शन के वेरिएबल में लेते हैं, फिर उनकी वैल्यू वैलिडेट करते हैं फंक्शन में, अगर ठीक ठाक है तब उसे डाटा मेंबर में कॉपी मारते हैं, जो अभी हमने फिलहाल नहीं किया, आगे करना मैं सिखाऊंगा। इसलिए हम कभी भी इंस्टेंस डाटा मेंबर डायरेक्ट रेफरेंस आईडी से डॉट लगा के एक्सेस नहीं करते, बट हाँ किए जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं, और स्टैटिक भी किए जा सकते हैं, बट हम ऐसा अक्सर नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसे हटा देता हूं। पर दोनों को रेफरेंस आईडी से डॉट लगा के डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है जनाब, तो आप इन्हें डायरेक्ट, इन्हें सीधा सीधा एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी में स्टैटिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनो। हमने कहा कि ये जो स्टैटिक डाटा मेंबर है ये क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी में आ जाएगी, यानी कि अब इसकी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कोई डिपेंडेंसी रही नहीं, ना तो ये ऑब्जेक्ट के पैदा होने से मेमोरी में आएगा और ना ही ये ऑब्जेक्ट के मरने से मेमोरी से जाएगा, क्योंकि ये तो स्टैटिकली पैदा हुआ है। और जो चीज क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी में आती है, आप जानते हैं, वो तब तक मेमोरी में रहती है जब तक कि आपकी क्लास टर्मिनेट ना हो जाए, जब तक कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है जनाब, ठीक। अब इसीलिए क्योंकि ये क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रखता, क्योंकि ये क्लास के लोडिंग टाइम पे मेमोरी में आ गया है, और जो चीज मेमोरी में आ गई तो आप उसे फिर यूज कर सकते हैं, यानी कि इंस्टेंस डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें कोई इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप इन्हें डायरेक्ट भी अपनी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन के चलने से पहले मेमोरी में आ चुके हैं। ये देखो, ये अभी भी प्रिंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से तो हो ही जाता है, बट ये डायरेक्ट भी एक्सेस हो जाता है। इवन आप इन स्टैटिक डाटा मेंबर्स को सीधा सीधा क्लास के नाम से भी प्रिंट करा सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसे ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। सुनो, हमारी जावा में क्लास के अंदर की जितनी इंस्टेंस चीजें होती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी माना जाता है, दे ऑलवेज बिलोंग टू एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी क्लास में जितनी भी स्टैटिक चीजें होती हैं उन्हें क्लास की प्रॉपर्टी माना जाता है, एंड दे ऑलवेज बिलोंग टू अ क्लास। इसलिए स्टैटिक चीजों को आप क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास में डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। बट एक रूल है कि क्लास की स्टैटिक चीजों को कभी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस मत करो, रेफरेंस आईडी से एक्सेस मत करो। सेम क्लास में करना है तो डायरेक्ट कर लो, और किसी अदर क्लास में करना है तो क्लास के नाम से करो, बट उन्हें कभी ऑब्जेक्ट से एक्सेस मत करो, क्योंकि वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही आसानी से एक्सेस हो जाती है। तो सेम क्लास में उन्हें हमेशा डायरेक्ट एक्सेस किया कर लो, और अनदर क्लास में आप उन्हें क्लास के नाम से, बट उन्हें कभी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस ना करें। क्यों ना करें ये भी समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया हमने क्लास बनाई, अब मेरी एम्प्लॉय क्लास बनी हुई है, उसके
कंपनी के नेम को मैं किसी दूसरी क्लास में प्रिंट कराना चाहता हूं। एक तरीका तो ये है, लाइक दिस। मैं अब इसके मेन में आ जाता हूं, ठीक है। यहां पर अपनी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, emp e1 इज इक्वल टू न्यू बनाऊंगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप सारे जानते हो, फिर मेमोरी में ऐसे डिब्बा क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर नेम भी पैदा हो जाएगा और सैलरी भी पैदा हो जाएगी। फिर आप जानते हो इसका रेफरेंस इस E1 में चला भी जाएगा। ये पैदा हो गया, इसका रेफरेंस आईडी यहां आ भी गया। और अब आपने यहां पर यूज किया SOP E1.C नेम। लाइक दिस, और ये कंपनी का नाम प्रिंट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर केवल दूसरी क्लास में कंपनी के नाम की आपको जरूरत थी। बट अननेसेसरी ये डिब्बा क्यों बना दिया भाई? फिर आपने नेम और सैलरी क्यों पैदा कर दी? ये तो काम का की मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरी क्लास में से यूज तो कर नहीं रहे। काम करके आपने इसकी मेमोरी क्रिएट कर दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में आएंगे, चाहे आप इन्हें यूज करो या ना करो। तो एक तरीका तो ये है इन क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने का, इंस्टेंस से एक्सेस करने का। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। सिंपली यहां एक लाइन लिख दो, SOP क्लास का नाम emp डॉट सी में, एंड दैट्स इट। हमारा काम हो जाएगा। बताइए पहले वाला तरीका ज्यादा बेटर था या ये वाला? यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की मेमोरी तो बची रही है, साथ साथ 4 बाइट रेफरेंस वेरिएबल की भी बचती हैं, वो भी तो मेमोरी नहीं ले रहा। इसलिए हम कहते हैं कि क्लास की इंस्टेंस चीजों को, सॉरी क्लास की स्टैटिक चीजों को कभी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं करना चाहिए। उन्हें सेम क्लास में तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर लो, और किसी अदर क्लास में जब भी एक्सेस करना हो तो क्लास के नाम से एक्सेस करो। ठीक है साहब, तो ये कहानी थी हमारी स्टैटिक डेटा मेंबर्स की, जिन्हें अब मैं आपको एक एक करके इसके ये सारे रूल अच्छे से लिखवा देता हूं, और फिर हम चलते हैं स्टैटिक फंक्शन की तरफ। तो सीधी सीधी सी कहानी हो गई, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम है उसे स्टैटिक बना दो, और जिसकी वैल्यू सबके लिए वेरी करे उसे इंस्टेंस बना दो। कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है। लिखिए, ऑलवेज कीप always keep those properties of an object always keep those properties of an object as a static data member of a class as a static data member of a class whose values are same whose values are same for each object.
whose values are same for each object. ठीक, पहला पॉइंट, वो सारी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती हो उन्हें अपनी क्लास में इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाएं। ठीक है जनाब। दूसरा लिखो, all the static data members are always getting a memory at class loading time. All the static data members of a class are always getting a memory at class loading time. इन सबको क्लास के लोडिंग टाइम पर ही मेमोरी मिल जाती है। ठीक है साहब। तीसरा, all the static data members get the memory all the static data members get the memory only once in the life cycle of a class. Only once in the life cycle of a class. Okay, next. All the objects are sharing a same memory location for each static data member. All the objects are sharing the same memory location for each static data member. अगला रूल लिखो,
all the instance data members, and instance member functions, all the instance data members, and instance member functions of a class always belong to an object. Always belong to an object. They are treated they are treated as a properties of an object. They are treated as a properties of an object. अगला लिखो, all the static data members, all the static data members and static member functions all the static data members and a static member functions of a class always belong to a class. Always belong to a class. They are treated they are treated as a properties of a class. They are treated as a properties of a class. And last rule और सबसे important rule, वो ये, never use the static things, ब्रैकेट में लिख लेना, data members and member functions, रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा। never use static things, never use static things, ब्रैकेट में लिख लो data members and member functions. Never use static things of a class. Never use the static things of a class via object. Never use the static things of a class
वाया ऑब्जेक्ट। कभी भी क्लास की स्टैटिक चीजों को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये कहानी थी हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर्स। अब चलते हैं हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन की तरफ, लास्ट चीज। उसके बाद आपको एनकैप्सुलेशन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, जावा बनाने वालों ने एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट नोटिस किया कि हम जो प्रोग्रामर हैं, हम हमेशा अपनी क्लास में ऐसे फंक्शन नहीं बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हो। कभी कभी हमें ऐसे फंक्शन भी बनाने पड़ते हैं जो ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करते। ठीक, जो ऑब्जेक्ट के लिए कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, कोई जर्नल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते। जैसे मुझे अपनी क्लास में एक छोटा सा फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर का सम करता है। मुझे जगह जगह अपने प्रोग्राम में 2 नंबर का सम करने की जरूरत पड़ती है और मैं बार बार यहाँ इसका लॉजिक, या मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। मैं अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जहां मुझे बार बार स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। अब या तो स्क्वायर रूट निकालने की 10 लाइनें बार बार हर जगह रिपीट करूं, या इसका एक फंक्शन बना के इसे बार बार कॉल कर लूं, तो वो ज्यादा बेटर है एक बार बना दूं कॉल कर लूं। अब ये स्क्वायर रूट किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी इंप्लॉई का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, ऐसा तो कोई फीचर है नहीं। ये तो एक जनरल फंक्शनैलिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने कहा, मुझे क्लास में 2 नंबर का सम करने का एक फंक्शन बनाना है। अब किसी इंप्लॉई का तो सम नहीं होता, ऐसा तो कोई रूल नहीं। लेकिन अगर मैंने इसे इंस्टेंस बना दिया तो फिर इसे चलाने के लिए मुझे इंस्टेंस बनानी ही पड़ेगी, चाहे मैं उसे यूज करूं या ना करूं। ये देखो, मैं अपनी क्लास में यहां पर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं जिसका रिटर्न टाइप मैं देने जा रहा हूं इंट। मेथड का नाम दे रहा हूं ऐड, और इसमें 2 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट ले रहा हूं, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। और यहां से लिख रहा हूं रिटर्न एक्स प्लस वाई। ये छोटा सा फंक्शन बना दिया। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंस्टेंस फंक्शन है, तो इसे जब भी मुझे कॉल करना होगा मुझे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। बनाया हमने emp e1 इज इक्वल टू emp। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेटे, तो मेमोरी में एक बफर भी तैयार होगा 101%। ये वाला बफर तैयार हो गया मेमोरी के अंदर। फिलहाल इसे मैं अभी हटा देता हूं। ये बफर पैदा हो गया, इसे मैं हटा देता हूं। फिर ये नीचे साहब रेफरेंस आ गया, चलो गुड। उसके बाद मैंने लिखा अपनी क्लास के अंदर इंटीजर r इज इक्वल टू e1 डॉट एड 10,20। ठीक है बेटा, और देन आई सेट SOP R। तो ये दोनों इसमें आ गए, सम इसके अंदर आ गया, बहुत बढ़िया चल गया, सम भी आ गया। लेकिन आपने अननेसेसरी मेमोरी में ये डब्बा तो क्रिएट कर ही दिया ना। हमने कहीं इस फंक्शन में नेम और सैलरी तो यूज ही नहीं करी। ध्यान से देखो, मैंने अपने ऐड में नेम और सैलरी तो यूज नहीं करी, तो खामखा की इन्हें क्यों पैदा कर दिया भाई। तो उन्होंने देखा कि प्रोग्रामर को कभी कभी क्लास में ऐसे भी फंक्शन बनाने पड़ जाते हैं जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, जिसमें हम कोई इंस्टेंस डाटा मेंबर भी यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे फंक्शन को अननेसेसरी ऑब्जेक्ट से या इंस्टेंस से चलवाने की क्या जरूरत है। क्यों ना प्रोग्रामर को इन्हीं क्लास में डायरेक्ट चलाने की परमिशन दी जाए, जिससे वो बिना कोई इंस्टेंस बनाए इन्हें डायरेक्ट चला ले, क्योंकि इसके अंदर कोई इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज तो हो नहीं रहे। तो फिर
चलाने की क्या जरूरत है। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ चलो भाई ऐसे फंक्शंस को जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म ना करते हो, जो अपने अंदर इंस्टेंस डाटा मेंबर को यूज ना करते हो, क्यों ना ऐसे फंक्शन को प्रोग्रामर को डायरेक्ट चलाने की परमिशन दी जाए। फिर जेवीएम साहब कहते हैं मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से फंक्शन को मुझे ऑब्जेक्ट से चलवाना है और कौन से को मुझे डायरेक्ट चलाने की परमिशन देनी है। तो क्यों ना आप उस फंक्शन को भी एक यूनिक आइडेंटिफायर दो, क्यों ना आप उस फंक्शन को भी एक यूनिक आइडेंटिफायर दो। बात तो सही थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम इस फंक्शन को भी स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई करा देते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आप इसे सेम क्लास में तो डायरेक्ट चला पाओगे और इसे अदर किसी क्लास में चलाना हो एक क्लास के स्टैटिक फंक्शन को तो क्लास के नाम से चला सकते हो और ये क्लास की प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो जब कभी क्लास में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी देनी हो जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम ना करता हो, जिसके अंदर आप इंस्टेंस डाटा मेंबर्स को भी यूज ना करते हो, ऐसे फंक्शंस को आप स्टैटिक बना दो। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस समय बना दूं बेटे स्टैटिक, बन गया ये फंक्शन स्टैटिक। अब मुझे अपनी क्लास की कोई इंस्टेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही इसे इंस्टेंस से कॉल करने की जरूरत है। ये डायरेक्ट कॉल करो, सम आ गया और अब आपको ये डिब्बा भी यहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है। लाइक दिस, देखो बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए और हमें ये जब ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे तो इस रेफरेंस की भी कोई जरूरत नहीं हमें मेमोरी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फर्स्ट क्लास, और ये ऐड अभी भी चल जाएगा और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि मेन फंक्शन को इन्होंने स्टैटिक रखा है, क्योंकि मेन कॉल करना था जेवीएम में। सोचो अगर ये स्टैटिक ना होता तो क्योंकि ये जेवीएम कॉल करता है तो जेवीएम को पहले हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और फिर मेन चलाना पड़ता, क्योंकि या तो ये स्टैटिक होता या इंस्टेंस होता, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता था। ठीक है जनाब, फिर हम इस मेन फंक्शन में जो भी काम करते वो उस ऑब्जेक्ट के लिए करते इवन जो जिसका रेफरेंस हमारे पास है ही नहीं। तो क्योंकि मेन के अंदर कभी हम कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टास्क ही परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें तो हम इवन जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए का इसे स्टैटिक बना देते हैं। जावा टूल के सामने प्रोग्रामर क्लास का नाम तो देता ही है पर उसी से डॉट लगा के इसे चला देंगे, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहला एक क्वेश्चन लिखो कि व्हाई मेन फंक्शन इज केप्ट एज ए स्टैटिक, बहुत आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। Why main function is kept as a static? ठीक, इसके आंसर में लिखो because main function is not doing because main function is not doing any task, because main function is not doing any task related to any object, because main function is not doing any task related to any object. दूसरा क्वेश्चन लिखो, why main function is having a return type as a void? Why
main function is having a return type as a void. तो इसके आंसर में लिखो because main function is not doing, because main function is not returning, ऐसे लिखो, because main function is not returning any value to the JVM. क्योंकि मेन फंक्शन JVM को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, क्योंकि कॉल तो इसे JVM ही करता है। और जब किसी फंक्शन से कोई वैल्यू ना रिटर्न करानी हो तो आप जानते हैं उसका रिटर्न टाइप हम हमेशा वॉइड रखते हैं। अगला, हाँ जी बोलिए। जैसे हम बोलो। हेलो सर, जैसे हम इंट रखते हैं रिटर्न टाइप इंट और वॉइड, हम फ्लोट क्यों नहीं रखते हैं? रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ बेटिया? जब हमें किसी फंक्शन से फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करानी है तो फ्लोट रखेंगे, इंट करानी तो रिटर्न इंट करेंगे, कैलकुलेट रिटर्न कराना तो कैलकुलेट रिटर्न करेंगे। अरे बेटिया अगर ये दोनों वेरिएबल फ्लोट टाइप के होते, फ्लोट टाइप तो मैं फ्रैक्शनल वैल्यू का सम कर सकता था, इससे मैं केवल होल नंबर का सम कर सकता हूँ। ठीक है क्वेश्चन अजीब सा। अगर ये दोनों नंबर मेरे को कोई कैलकुलेशन करके रिजल्ट, अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना किसी चीज की कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट निकालना है, तो वो पॉइंट में भी आ सकता है। तो मुझे पता आंसर पॉइंट में आ सकता है तो मैं रिटर्न वैल्यू उसकी फ्लोट दे दूंगा। मुझे पता है आंसर मेरा होल नंबर में आएगा तो मैं इंट दूंगा। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है? अब आप तो जूते पहन के क्यों नहीं सोते? क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना रात को, इसलिए आप रात को जूते पहन के नहीं सोते है कि नहीं? आप दिन में काम क्यों नहीं करते? रात में काम क्यों कर, रात में क्यों सोते हो? ये तो रिक्वायरमेंट है ना आपकी, टोटली आपकी डिपेंड है कैसी रिक्वायरमेंट है। ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है। ये तो इतने सारे आपके पास रिटर्न टाइप है बेटा, जैसी आपकी वैल्यू हो फंक्शन से, जैसे आपके रिजल्ट आते हो वैसे आप रिटर्न करा देते हैं, और जब किसी फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करानी होती तो वॉइड लिख देते हैं। रिक्वायरमेंट के ऊपर कैसी है आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हाँ जी बोलिए। सर जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम करते हैं, जैसे मेन को इंट मेन रख देते हैं और रिटर्न 0 कर देते हैं। मेन में बात वही हम कह रहे हैं ना मैडम, यही पढ़ा रहे हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, बिटिया जावा में नहीं करता। सी का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है उसको वैल्यू मेन फंक्शन से रिटर्न कराई जा सकती है, उसका एक पर्पस होता है। बट हमारी जावा में मेन फंक्शन जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता बेटे, इसलिए वॉइड है। अब सी में क्यों वैल्यू रिटर्न करता है, उसका क्या फायदा है, वो सी वाले टीचर बताएंगे। ठीक है सर। आज जावा में रिटर्न करता होता तो मैं 100% बिटिया बताता, तो जावा में मेरी बिटिया रिटर्न ही नहीं होते तो कोई कहानी खत्म हो गई। हाँ सी में, जावा में जरूरत ही नहीं पड़ती ना बेटे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सी में रिक्वायरमेंट होती है कि मेन फंक्शन से चाहो तो वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, और उसका फिर एक फायदा भी होता है, वो आपके टीचर को बताना चाहिए था जिसने आपको सी पढ़ाई होगी अच्छे से। ठीक है सर। अब जावा में करता तो फिर मैं तो 100% पढ़ाता, जैसे मैं वॉइड भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना बेटे, और आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि हम जेवीएम, हम मेन फंक्शन से कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराते, क्योंकि जावा का मेन फंक्शन उसके रन टाइम एनवायरनमेंट को कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। करता होता तो फिर रीजन भी बताता बेटे, अब नहीं करता इसलिए बेटिया अवॉइड दे दिया। सी में कर सकते हैं मेरे बच्चे, उसका एक फायदा भी होता है, एडवांटेज भी मिलती है उससे। ठीक है चलो आखिरी रूल एक और लिख लो जाते जाते कि भाई वाई, पहले क्वेश्चन लिखो बेटे, वाई मेन फंक्शन इज केप्ट एज ए पब्लिक। Why main function is kept as a public? Because main function is always called, because main function is always called from outside the class.
because main function is always called from outside the class. और जब भी कोई फंक्शन बेटे क्लास के बाहर से चलता है तो उसका पब्लिक होना चाहिए, और मेन क्लास के बाहर से ही जेवीएम चलाता है, इसलिए मेरे बच्चों इसे पब्लिक रखा जाता है। बस अब रह गया इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों जाता है। इसका नाम मेन क्यों है ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये मेन पार्ट है, इसके बगैर क्लास एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक, तो अब रह गया स्ट्रिंग टाइप का एरे। उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा आपको एरे पढ़ाऊंगा बेटे, तब वो कहानी भी समझा दूंगा। ठीक, बस अब आपको स्टैटिक फंक्शन के मुझे रूल लिखवाने हैं, जो कल आप लिखवा देंगे, और फिर अपने नए टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।